हुकूमत की मरून मिन्नत नहीं, ये अदालती फैसला है जिसके ऊपर वो मार गया है। हम जानते हैं जो लंदन में जिन लोगों ने ये प्लान किया, मैं जानता हूं, मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। जो राब्ता कायम हुआ था सरकारी पार्टी से कम मेरी पार्टी जो है और या अपोजिशन की दूसरी पार्टी से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जो है इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। जिसके बीज बो रही है ट्रेजरी बेंचेस बो रही है, वो उसी का उनको फल मिलेगा। बहुत से मसले हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस, वो डिस्कस हो रही है। We will not be part of it. Thank you very much. जहाँ तक ये -1 वाली बात है, मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज़ कोई आदमी सोच भी नहीं सकता और ना सोचना चाहिए। इमरान खान -1 नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। एक बार फिर पाकिस्तान में -1 की गूंज सुनाई दे रही है। यहां तक कि शहबाज शरीफ का अगला वजीर आजम बनने का सवाल भी लंदन में उठाया गया। ये आपको किसने ये खबर दी है? इस्लामाबाद की फिजाओं में तो बेशुमार चीजें और भी चलती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि बेशुमार फिजाओं में बेशुमार और भी बहुत चीजें चलती हैं, तो उनकी बात ना करें। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है। नाज़रीन, -1 फॉर्मूला पाकिस्तान की तारीख में पुराना और कामयाब तरीका वारदात है। ये वारदात पहले शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान में हुई, इसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। फिर बारी आई जुल्फिकार अली भुट्टो की, जिनके बारे में जनरल ज़ियाउल हक को बताया गया कि कब्र एक है और बंदे दो, आपको हर सूरत में भुट्टो से छुटकारा हासिल करना होगा। फिर बार बार बारी आई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, कभी जिला वतन, कभी पार्टी के अंदर और यहाँ तक के खानदान के अंदर से भी बगावत करवाने की कोशिश की गई। आखिरकार बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में माइनस किया। फिर बारी आई पंजाब के शेर नवाज शरीफ की। आजकल वो लंदन में इलाज करवा रहे हैं और बेटी इनकी जानशी है जो अब मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त अदालत को दी। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की नजरसानी कमेटी को 7 रोज में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकालने की नजरसानी दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया है। याद रहे, आसिफ अली जरदारी साहब भी -1 के तीर का शिकार हुए और नैब के शिकंजे में हैं। अब तीरों का रुख जनाब इमरान खान वजीर आजम की तरफ है। हैरत की बात यह है कि जो माइनस होते गए वो भी इस खेल में पेश अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इधर स्टूडियोज में हमारे साथ हैं नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान है वजीर आजम के और वजीर आजम के मामले खसूसी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आगा हसन बलोच साहब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के MNA हैं, उनके सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन करें कराची से सैयद अमीन उल हक साहब, MQM पाकिस्तान की तर्जुमानी करें, आप भी MNA हैं। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आप लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। आपने बात की कल के जी 3 ऐसे लोग हैं जो शेरवानी सिलवा के इस वक्त बैठे हुए हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि उनके नाम क्या है जो आपको कांटेक्ट कर रहे PTI के अंदर से? पहले तो मैं जरा माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक फंक्शन में हूँ, तो आपके साथ कोई 5-10 मिनट तक ही रहूंगा, फिर इजाजत लूंगा जी। मैंने जो बात की है वो इस बुनियाद पे की है कि PTI के जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन है और वो खुद देख रहे हैं कि जो मुल्क है वो बंद गली में चला गया है जी। और वहाँ पर कुछ ऐसे हजरात मौजूद हैं कि जिनकी ख्वाहिश है कि अगर ऑपोजिशन उनके साथ इत्तफाक करे तो वो एक मुतबादल के तौर पर खुद को पेश कर सकते हैं। उनका नाम डिस्क्लोज करना अभी मुनासिब नहीं है। ये खुद PTI के अंदर जो इनके बैक बेंचर्स हैं, जो इनके अरकान कौमी असम्बली हैं, वो बखूबी आगाह है। चूँकि वहाँ पर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो गैर मुंतखब उनके मुशीर हैं और फ्रेंड्स ऑफ खान साहब हैं, उन्होंने अमलन सारी पार्टी और हुकूमत हाईजैक कर ली है। और जो पीपल इनके PTI के सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो जो कमिटमेंट्स करके जाते हैं या असेंबली के अंदर स्पीकर के पास अपोजिशन के साथ, वहाँ पर वो जो मुशीरान हैं वो उन्हें वीटो कर देते हैं और ये फिर सारी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो एक काफी वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है कि ये जो निज़ाम है ये मुल्क के अंदर गवर्नेंस के ब्रेक डाउन का बायस बन रहा है और वो लोग फैसले कर रहे हैं कि जो किसी को जवाबदेह नहीं है
वो सिर्फ न्याजी साहब की कुर्बत की वजह से एक फैसला कौन वीटो की सलाहियत रखते हैं। मगर एहसन साहब, जब आप कहते हैं इन हाउस चेंज और आप इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं, तो जाहिर है वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वजीर आजम साहब के खिलाफ आएगा, तो तभी इन हाउस तब्दीली आएगी। तो क्या आप देख रहे हैं इन हाउस तब्दीली नेशनल असेंबली में, या आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर भी इनको खतरा, और अगर पंजाब के अंदर खतरा है तो यकीनन कुर्बतें आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से बढ़ेंगी, चूंकि वहाँ पे वो किंग मेकर्स है? देखिए, इस वक्त फैसला जो है वो हुकूमत की हलीफ जमातों ने करना है। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आपको पता है कि काफ लीग के सदर पहले ही कह चुके हैं कि 6 महीने अगर ये निज़ाम ऐसे चलता रहा तो मुल्क की भागदौड़ संभालने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसी तरह जो अख्तर मैंगल साहब हैं वो भी बरमला अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। MQM भी 12 प्रोटेस्ट करती है, लेकिन बावजूद वो अभी हुकूमत के साथ है। तो अगर ये हुकूमत की हलीफ जमातें जो मुल्क के हालात की सूरत हाल है उसके पेश नज़र पीछे हटती हैं, तो यकीनन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना मुश्किल नहीं है, चूँकि PTI आज खुद एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसके पास पूरी तादाद मौजूद नहीं है। मगर कथा कलामी माफ एहसन साहब, परवेज इलाही साहब तो कह चुके हैं कि आप इत्मीनान रखें PTI वाले, हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, हम जब साथ देते हैं तो मुकम्मल तौर पर साथ देते हैं। जी, आखिरी दिनों में सब ऐसे ही कहा करते हैं, और जब हवा बदलती है तो फिर उस वक्त पता नहीं लगता कि कौन कहाँ गया है। अलबत्ता ये जो जमातें हुकूमत के साथ हैं ये भी अब अवाम को जवाबदेह हैं, और जो अवाम के मसाइल हैं, जो मईशत की सूरत हाल है वो इनके सामने है। और अगर इन हाउस तब्दीली होगी, वो इसलिए उस पर सब इत्तफाक कर रहे हैं कि वो मुल्क के लिए सबसे कम डिस्टेबलाइजेशन का पाथ है, और अगर ये तरीका एक्सरसाइज ना किया गया तो दूसरा रास्ता फिर मैस मोबिलाइजेशन है, एजिटेशन होगी। नहीं, मगर जब आप इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं तो एक चीज क्लियर कर दीजिए कि पहले नेशनल असेंबली से होगी कि पंजाब असेंबली से? देखिए, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि बैक वक्त ही अगर हुकूमत के हलीफ जमातें किसी भी नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनने के लिए आमादा हो जाती हैं, तो फिर पंजाब में भी इनकी हुकूमत उसी कोलेशन के ऊपर है जो सेंटर में है। ये तो नहीं हो सकता कि वो कोलेशन पंजाब में खड़ी रहे और मरकज में हट जाए। तो अभी ये इसलिए कबल वक्त है कि जो हलीफ जमातें हैं, जब तक वो कोई फैसला कौन किरदार अदा नहीं करेंगी, यकीनन नंबर्स जो है वो पूरे नहीं होंगे, और ऑपोजिशन के पास जो फिर रास्ता है वो यही है कि वो अवामी सतह के ऊपर अपना दबाव बढ़ाए हुकूमत के ऊपर। आखिरी सवाल आपसे एहसन साहब के मरियम नवाज साहिबा ने दरख्वास्त दी है कि ECL से उनका नाम निकाला जाए, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को कहा है कि आप उनका नाम निकालें। मरियम नवाज साहिबा इतनी जोश से आई वापस पाकिस्तान, यकीनन बहादुर मूव था अपनी वालिद के साथ, वो वापस जेल को सलाखों के पीछे उनको पता था कि वो जाएंगी, अब बिल्कुल खामोश हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो पार्टी की जानशीं हैं, इतनी खामोश क्यों, और अगर वो मुल्क से बाहर चली जाएंगी तो फिर ये माइनस का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर से नवाज शरीफ का खानदान माइनस नहीं हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा जिस हुकूमत से सामना है, आपको पता है कि इनके पास कोई अखलाकी ज़ाब्ते नहीं है। इन्होंने मरियम नवाज साहिबा को जब गिरफ्तार किया तो उसके लिए ऐन वो वक्त चुना जब वो अपने वालिद से मुलाकात कर रही थी। मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब को अजियत दी जाए। वो गिरफ्तारी घंटा पहले भी हो सकती थी, घंटा बाद में भी हो सकती थी, लेकिन वो गिरफ्तारी उस वक्त की गई कि जब वो अपने वालिद के पास, मकसद ये था कि उन जाए। इसी तरह अब अगर वो सियासत में सरगर्म होती हैं और अगर ये उनसे खौफजदा होकर उनको दोबारा किसी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे तो वो नवाज शरीफ साहब के लिए दोबारा अजियत होगी। और इस सूरत हाल में कि जब वो संगीन बीमार हैं, उनको किसी किस्म की अजियत उनके लिए एक बड़े मुज़र होगी। तो लिहाजा ये हम सब का ख्याल है कि उन्हें, ठीक, मेरा ख्याल है कि आवाज़ भी हमें सही तरीके से नहीं आ रही। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बराह रास्त लंदन से ज्वाइन किया, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उनकी एक अहम मीटिंग हुई है। चंद साहब, आपने एहसन इकबाल साहब की तमाम बातें सुनी। उन्होंने कहा कि अगर जो एलाइज हैं
वो अगर आ जाते हैं तो साइमल्टेनियसली पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर इन हाउस तब्दीली का इम्कान है? देखिए जी, मैं समझता हूँ इन हाउस तब्दीली की इस वक्त कोई डिस्कशन के अंदर ही नहीं है। ना कोई पीटीआई के अंदर ऐसा कोई बंदा है जो इमरान खान साहब को रिप्लेस कर सके। पीटीआई इमरान खान है, ये हकीकत है, और वोट भी इमरान खान साहब की वीएन को उनकी ज़ात को मिले, उसके अलावा किसी को नहीं। अब रहेगी बात, आप अलायंस की बात करते हैं तो अलायंस नाराज़ भी होते रहते हैं, डिमांड्स भी होती हैं, कुछ डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं, कुछ डिमांड्स इलाकाई होती हैं, कुछ कौमी होती हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपने अलायंस के साथ हर वक्त डायलॉग में रहते हैं और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। मगर चूंकि आपने बार बार ये कहा है हुकूमत की तरफ से भी, ये क्यों फिर जहांगीर खान तरीन साहब को ये कहना जरूरी समझा उन्होंने कि जी इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता? ऑब्वियसली किसी रिएक्शन में कह रहे हैं ना, वैसे तो नहीं कोई मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर एक चल रहा है ना, मीडिया हेडलाइन दे रहा है, टॉक शोज हो रहे हैं, मगर मीडिया इसलिए हेडलाइन दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर बात हो रही है। सियासतदान अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि इमरान खान माइनस हो। बात हम कर रहे हैं तो अब जब बात आप डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर फिर जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ज़रूरी होता है जवाब देना। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू मुल्क के और है। -1 करना ये कभी भी बीबी को कोई माइनस कर सका, भुट्टो साहब को कर सका, मियाँ साहब को कोई माइनस कर सकता है। अब मरियम नवाज को माइनस शहबाज शरीफ एंड कंपनी करना चाहती है, वो कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। देखिए, क्योंकि वोट शिफ्ट नवाज शरीफ से मरियम की तरफ होगा। ये जो दूसरा एंड कंपनी है, ये जो अपनी सर्वाइवल नो कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर होगा, माइनस शहबाज होगा मेरे ख्याल। तो आप क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि आपके इत्तेहादी भी आपके साथ है? तो आगा हसन साहब आपके एक इत्तेहादी हैं और आपके लीडर ने अख्तर मेंगल ने 2 दिन पहले ये कहा कि वो जो 4 खवातीन अवारान के अंदर गिरफ्तार हुई थी जिनसे असला वो कहते हैं कि बरामद हुआ था, उनका ये कहना है कि अगर वो वापस ना हुई और अब वो बाजियाब हो गई हैं तो हम जो है इस्तीफ़ा दे देंगे। मगर आपके और भी मुतालबात थे, मेरा ख्याल है 8 आपके मुतालबात थे, उनके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है? मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। मैडम, जहाँ तक कि हमारे 6 नुकात उनमें से सर फहरिस्त लापता अफराद के हवाले से जो बलूचिस्तान के माशरे में जो असासियत है, जो सबसे जो अहम मसला है लापता अफराद की, तो इस हवाले से तकरीबन हमने जो 5000 की लिस्ट दी थी तहरीक इंसाफ की क़यादत में, उस क़यादत ने अभी तक जो हमें लोग मिले हैं 450 के करीब लोग बाजियाब हुए हैं। अच्छा, 450 के करीब? जी हाँ, 450 के करीब बाजियाब हुए हैं। लेकिन जो लंबी लिस्ट है उसमें से जो बकाया लोग हैं, कितने बकाया? 450 हो गए, तकरीबन 4500 के करीब मजीद हो गए। तो हम कहते हैं कि जी सबसे पहले जो बलूचिस्तान के जो बुरानी हालात है, जो कैफियत है, पॉलिटिकल हवाले से जो मसाइल है, सबसे ज़्यादा जो बलूचों को मसाइल और लापता अफराद के हवाले से हम चाह रहे हैं कि मज़ीद इसमें जो लोग बाजियाब हों, क्योंकि अगर लोग बाजियाब नहीं होंगे तो जो मैंडेट हमें आवाम ने दी है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से दिए कि लोग चाह रहे थे कि लापता अफराद बाजियाब हो के अपने घरों। मगर क्यों आपके लीडर अख्तर मेंगल साहब बार बार ये कहते हैं कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि शायद मुझे इस्तीफ़ा देना पड़े, मुझे वापस जाके अपनी आवाम को मुंह दिखाना है? क्या अब आपकी जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, वो कहाँ खड़ी है? मैडम, मैं बताऊँ ना, इसमें तो है कि अब 2 दिन के बाद दोबारा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने रब्ता किया था, दोबारा मीटिंग इनके तहरीक इंसाफ के साथ। तो जो ख़वातीन वाला मसला इशू था और जो बहुत ही अहम था, तो जो बलूचिस्तान की सोसाइटी में ख़वातीन को कदर और मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, तो इशू तो हल हो चुका है। लेकिन बकाया जो मामलात है, 6 नुकात और डेवलपमेंट के हवाले से जो इशूज़ हैं जी, वो वहीं के वही हैं, सुस्त रोई के शिकार हैं। तो इस हवाले से 2 दिन के बाद मीटिंग होगा। अब जो कोर्ट यानी बाल है हुकूमत के कोर्ट में, अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है कि हम उनके साथ चलते रहे, देखिए तो हमारे आपने कोई डेडलाइन दी होगी ना, इनको कोई डेडलाइन दी होगी कि जी इस वक्त तक, चूंकि अब आपको 1 साल से ऊपर हो गया, तो फिर कोई डेडलाइन है आपके दिमाग में कि आपने कहा कि चलिए जी ओपन एंडेड इसको रखें या मुतालबात हमारे ये हैं? अब मैडम, जो 2 दिन के बाद जब मीटिंग होगी ना, तो उसके बाद जो रिस्पांस आएगा इनकी तरफ से, तो यकीनन उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे। हमारे पार्टी के मरकजी कमेटी का इजलास है 25 तारीख को, ठीक है,
तो उसमें पार्टी की जो मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसमें तफसील के साथ जो मामलात होंगे उसमें गौर किए जाएंगे, और जो 2 दिन के बाद जो मीटिंग है इनके साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ देखेंगे जी उनका रिस्पांस क्या होगा हमारा। ठीक है अमीनुल हक साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लापता अफराद का मामला तो आपकी पार्टी ने भी उठाया था, वो भी आपकी एक डिमांड थी, उसका क्या हुआ? मुनीर साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो एमकेएम पाकिस्तान ने जो एमओयू साइन किया था, एक 9 निकात था जो अलवी साहब ने साइन किया था और दूसरा 4 निकात था जो उस वक्त बल्कि इस वक्त गवर्नर साहब ने साइन किया था, और उसके अंदर बिल्कुल लापता अफराद का शिक शामिल थी। मैं बड़े नहत अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि एमकेएम तकरीबन हर फोरम पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो, जहांगीर तरीन से मुलाकात हो, महमूद कुरैशी से मुलाकात हो, हर फोरम पे इस मसले को उठाती चली आई कि हमारे लापता अफराद के बारे में बताया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 22 अगस्त के बाद तकरीबन 200 के करीब लापता साथी थे। अब वो तादाद कम होते होते मेरा ख्याल 117 या 118 पे है, लेकिन आज भी इतनी बड़ी तादाद में एमकेएम के लापता साथी हैं, और एमकेएम पाकिस्तान न सिर्फ वफाकी हुकूमत के सामने मसला उठाती रही है बल्कि मुख्तदर हलकों के सामने भी बात कहती रही है कि अगर कोई भी लापता साथी है, अगर उसके ऊपर कोई जुर्म है तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते उसे अदालत में पेश किया जाए और उसे आईन और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुदारा उन लापता साथियों को लाजमी तौर पर उनके अहल खाना के सपुर्द किया जाए। हाँ, ये बात खुशकुन अच्छी बात है कि लगभग पिछले मेरा ख्याल कई महीनों से थोड़ी बहुत तादाद में, कभी 2, कभी 4, कभी 6 की तादाद में हमारे लापता साथी छूट रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फिल्म भी है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी तादाद में एमकेएम के लापता साथी फौरी तौर पर एमकेएम के हवाले किया जाएगा। आपके जो बाकी इसके अलावा आपके जो बाकी नुक्ते हैं उस पर मैं बाद में आऊंगी, मगर पहले चंद साहब आपसे रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी। लापता अफराद, अब देखें 4500 बलूचिस्तान से वो कह रहे हैं, 118 वो कह रहे हैं इधर कराची से एमक्यूएम के वर्कर्स। ये बड़ी तादाद है लोगों का इस तरह लापता होना। मेरे ख्याल में बड़ा डिटेल पहले भी बीएनपी की तो मुझे पता है कि मीटिंग्स हुई हैं, कंसर्न क्वार्टर्स के साथ भी मीटिंग हुई हैं, बड़े पॉलिटिकल हाई लेवल पे इसके डिस्कशन भी हुई है, और मिसिंग पर्सन यकीनन एक जेन्युइन इशू है, लोगों का इशू है। इसमें बहुत सारे लोग बेचारे कहीं वैसे गायब हैं, कोई अगवा भी हुए हैं, कोई पता नहीं किसने अगवा किए हैं। तो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हल होने चाहिए ये मसाइल, और बड़े जायज मुतालबात है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए मगर आप हुकूमत में है ना, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर कह चुकी 1 साल से कह रही है कि मिसिंग पर्संस के केस को ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये पिछली हुकूमतों के दरमियान भी ये मसला था। और ये अच्छे लोग नहीं थे बकौल आप लोगों के, तो अब देखिए अच्छा बुरा होना नहीं मसला, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो एक हुकूमत के पैदा किया कर रही है। ये कोई हुकूमत पीटीआई की हुकूमत के पैदा करदा मसाइल नहीं है, ये विरासत में मसाइल मिले जरूर, मगर बाज़ाब्त कराना तो आपका काम है। बिल्कुल, हम इस ड्यूटी से नहीं पीछे हट रही है, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत हो भी रही है, मुझे पता है हो रही है सीरियसली। चैलेंज कहाँ है? और ये आप चाहते भी हैं, कर नहीं पा रहे, इसकी क्या वजह? नहीं, कौन नहीं चाहता। इस पे खान साहब का पहले मौकफ आपने सुना हुआ है उनका मिसिंग पर्सन के ऊपर, और मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर कोई ऐसा सॉफ्ट कार्नर उन बंदों के लिए नहीं है कि जी कोर्ट में लेके आए, बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो रही है, और मेरे ख्याल में जल्दी आप देखेंगे, पहले भी लोग वापस आ रहे हैं ना, प्रोसेस के जरिए लोग वापस आ रहे हैं। इदरीस खटक के केस के अंदर जिनको स्वाबी से अरेस्ट किया गया है, मतलब उठाया गया है, उनकी जो एफआईआर है अभी वो पेशावर हाई कोर्ट में भी सुनी जा रही है। उसके अंदर तो उन्होंने बताया है कि अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उनको उठा के वो ले गए, और वो लापता अफराद के बारे में ही उनकी बाजियाबी के लिए ही जद्दोजहद इसके लिए बड़े कमीशन भी बने, इसके ऊपर बड़ी कोर्ट्स ने भी डिटेल इसके ऊपर, एक आपको पता है इस मुल्क में ये बहुत बड़ा एक इशू रहा है और आज भी है। और लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ कि इंशाल्लाह सीरियस डिस्कशन, सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं, और इसका किसी कंक्लूजन की तरफ मामलात इंशाल्लाह आ जाएंगे। और ये लोग जो कुछ अदालतों में अगर कुछ हुए, किसी एजेंसीज के पास हुए, या अदालतों में पेश होंगे या अपने घरों में जाएंगे। जो किसी के पास, रियासत के पास नहीं है, रियासत के किसी इदारे के पास नहीं है, उसका उनका मसला है असल। क्यों आगा साहब, उनका मसला है ये 4500 लोग, उनका मसला है जो रियासत के पास नहीं है। नहीं मैडम, मैं बताऊँ ना, अगर इन मिसिंग पर्सन है,
अगर बिलफर्ज किसी के पास भी हो, हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी जुर्म में, किसी भी ऑफेंस में मुलविस है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। वो कह रहे हैं वो स्टेट के पास नहीं है, हो सकता है वो कहीं और गए हों। जी पहले भी जो हुकूमतें थे ना, हम जो उनसे रुजू करते थे तो ऐसे ही कहते थे। हाँ। फिर वो कहाँ से बरामद होते थे? बस आके नहीं, अभी 450 जो लोग बरामद हुए आए हैं, ठीक है, जो आए हैं तो यकीनन वो जिनके पास भी थे आ गए हैं। हम चाहते हैं कि वो जब आए हैं वापस तो कुछ तो बताते हो कहाँ से आए हैं? नहीं, उनसे अभी तक तो मैंने पूछे नहीं कि भी आप लोग कहाँ से। एक तो बेचारे उनसे किसी ने पूछा ही नहीं कि कहाँ से आए हो। पोजीशन में कि बताने के काबिल ही नहीं रहते। अच्छा। तो मुकम्मल तौर पर हम चाहते हैं कि इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए, जितने भी एफर्ट्स हो सके हुकूमत से, चंद साहब से, तहरीक इंसाफ की क़यादत से। अगर आप चाहते हैं कि वाकई बलूचिस्तान में एक हकीकी तौर पे बलूचिस्तान को कौमी दायरे में शामिल किया जाए तो बलूचिस्तान के लोगों के एहसास महरूमी, एहसास महकूमी और जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशन हुए उनको अगर ख़त्म करने की कोशिश की जाए, एड्रेस किया जाए। चाहते हैं, देखिए ये बता भी रहे हैं कि ये चाहते हैं, अगर ये कामयाब ना होए तो फिर आपका अगला लाए अमल क्या होगा? नहीं, एफर्ट्स करे, कोशिश करे, खुलूस नियत के साथ, ईमानदारी के साथ यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अमीनुल हक साहब आपको क्या उम्मीद है इसके ऊपर? देखिए, हम मुसलसल राब्ते में हैं और एज ए पोलिटिकल वर्कर MKM पाकिस्तान हमेशा समझती है कि डायलॉग एंड डिस्कशन से मसाइल हल होंगे। इसीलिए न सिर्फ वफाकी हुकूमत के साथ बल्कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ भी वक्तन फ़वक्तन MKM पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप राब्ते में रहती है। और जब हालिया मुलाकात हमारी शाह महमूद कुरैशी और उनकी मुकम्मल टीम के साथ हुई तो उन्होंने हमें इस बात की वाज़ेह यकीन दहानी कराई है कि आपकी ये तमाम ग्रीवेंसेस न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए जो मुक़्तदर हल्के उन तक भी पहुँचाई जाएगी। तो हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अगर 200 से तादाद कम होकर 118 के करीब आ गई है तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद माह के अंदर अंदर ये इंशाअल्लाह ताला 0 पे चली जाएगी। क्योंकि देखिए, हम MKM पाकिस्तान क्या चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक सब लोगों के साथ डील किया जाए, तमाम इस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के साथ बराबरी की बुनियाद पे सलूक किया जाए और अगर कोई जुर्म है तो उसको सजा दी जाए, लेकिन बेगुनाह को किसी सूरत में गिरफ्तार करके गायब ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और इसके ऊपर आप दोनों की उम्मीदें जो हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ बंधी हुई हैं। वो चाहते हैं कि ये तमाम लोग बाजियाब हों, मगर और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। फिर हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी बहुत सारी बातें सुनी, जिस तरह के चौधरी शुजात साहब ने कहा कि 6 महीने अगर इस तरह मामला चलता रहा तो कोई भी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं रखेगा इस मुल्क के अंदर। इसके ऊपर भी बात करना है और GDA के बारे में भी बात करनी है, चूंकि पीर पगाड़ा साहब भी कुछ नाराज लग गए वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नदीम साहब, GDA की तरफ से भी बयानात आए हैं, उन्होंने भी कहा कि जी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है फेडरल गवर्नमेंट की हम इससे खुश नहीं हैं। पीर पगाड़ा साहब के बयानात आ रहे हैं, चौधरी शुजात के बयानात आपके सामने हैं, इनका मसला अपनी जगह है, MQM का मसला अपनी जगह है, इत्तेहादी आपको चाहिए, तो ये कैसे मामला हल होगा? नहीं, इत्तेहादी हम कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर आप हमेशा देखते हैं मसाइल होते हैं और डे टू डे अफेयर होता है और बाज़ इश्यूज़ के ऊपर हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना नज़रिया होता है। तो जब एक इत्तेहाद में गवर्नमेंट में होते हैं तो वहाँ इस किस्म के मसाइल तो आते हैं, लेकिन ये मसाइल हल भी हो जाते हैं। तो इसलिए कोई इतना सीरियस मसला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब सीरियस मसला है कि हुकूमत से नाराज़ हो जाएंगे। अगर नाराज़ होना हुआ तो फिर हो जाएंगे, लेकिन कुछ अपने लोग भी नाराज़ हैं, जिस तरह के नूर आलम खान साहब ओपनली नाराज हैं। नहीं, नूर आलम खान साहब की अगले दिन मीटिंग हुई है PM साहब के साथ, लोगों की मीटिंग्स होती हैं और वज़रा से बाज़ MNAs के गिले होते हैं, बाज़ के ब्यूरोक्रेसी से गिले हैं, ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड से गिले हैं, बाज़ गिले हैं भी ठीक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से किसी का गिला नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं समझता हूँ कि लोग कंफर्टेबल हैं और लोग मिलते हैं डेली, मैं खुद मिलवाता हूँ, मुझे पता है कि जो MNA मिलना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिस तरह के नूर आलम मैं उधर जाती हूँ, नूर आलम खान साहब की नहीं, अमीनुल हक साहब की बात करती हूँ कि MQM ने मांगा था कि जी हमें एक पैकेज चाहिए कराची के लिए, हैदराबाद के लिए भी आपने तो पैकेज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? पैकेज जितना ऑलरेडी कमिटेड है, 162 बिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट अपना शेयर भी दे रही है, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनमें से वो भी दे रहे हैं। हाँ। और अलहदा प्रोजेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट को भी फंड्स मेरा ख्याल है, अब क्योंकि सूबाई हुकूमत नहीं देती। हाँ। सूबाई हुकूमत कराची के लोकल गवर्नमेंट को और हैदराबाद के लोकल गवर्नमेंट को मेरे ख्याल को फंड्स का इशू है, तो उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट, अब CCI में भी ये इशू डिस्कस होगा
जो इश्यूज होंगे मैं समझता हूँ वो हल होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक हम है, इसमें हठ धर्मी से कोई काम नहीं ले रहे हैं, हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी तो ये कोई टाइम फ्रेम भी तय हो गया कि कब आप देंगे इनको पैकेज? देखिए वो तो पैकेज कुछ पीएसडीपी में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बातचीत चल रही है और जो भी डिमांड उनकी होगी, जो कराची हमारा अपना शहर है, कराची को बड़ी सीटें आपने ली हैं बहुत, मैं समझता हूँ कराची पे जितनी इन्वेस्टमेंट की जाए थोड़ी है। क्यों अमीनुल हक साहब? जितने पैसे कराची के मसाइल देखें ना, कराची के मसाइल कितने जरूर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। कराची के तो जितना बजट लगाया जाए उतना कम है। तो अमीनुल हक साहब ये एक वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने तो ऑलरेडी ये फैसला कर लिया है कि हम आपको पैकेज देंगे, डेवलपमेंट पैकेज कराची के लिए, तो फिर नाराजगी किस चीज की और स्टिकिंग पॉइंट कहाँ है? मनी साहब, नदीम अफजल चंद साहब जैसे ब्रॉडमाइंड लोग अगर मौजूद हैं तो उम्मीद की किरण मौजूद रहती है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि जो एमओयू साइन हुआ है और जो अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात हुई है, माजरत के साथ उसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है और एमकेएम पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 मुलाकात में इस मसले को बार बार उठाया है कि आपने जो वादा किया था और बिलखसूस ग्रीनलैंड मंसूबे को तेज करने का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बनाने के मामलात को या जिसे कहते हैं K4 के मंसूबे को तेज करने के हवाले से या ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, तो अगर देखा जाए तो उस अंदाज से पैसे अब तक जनरेट नहीं किए गए हैं, ना पैसे रिलीज किए गए हैं। तो एमकेएम ये तमाम चीज़ें जो फेडरल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी गालिबन 20 नवंबर को और उसके बाद फॉलोअप मीटिंग 26 नवंबर को भी हुई थी, उसमें इस मसले को उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से जो कमिटमेंट है फेडरल हुकूमत की, बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कमिटेड हैं और उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी बनेगी और साथ साथ जो 80 एकड़ की जो ज़मीन है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक कैंपस तैयार हो रहा है, इसके साथ साथ 200 एकड़ जो सिविल एविएशन की जमीन है वो भी उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शामिल की जाएगी। अच्छा। ताकि फ्यूचर की प्लानिंग हो। आज अगर यूनिवर्सिटी 2019 में बनती है तो हमें पता है कि 2050 की रिक्वायरमेंट क्या होगी। आप ये कह रहे हैं कि नंबर 1 सुस रवि का शिकार है ये सारे प्रोजेक्ट्स और इसके अंदर तेज रफ्तार होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, मगर 2 चीजें, एक तो सुस्त रफ्तारी का शिकार है मुनीजा और दूसरा जो फंड देनी चाहिए उसकी रफ्तार भी इंतहाई सुस्त है। तो और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया था, गालिबन हम जब बजट पास होने से पहले, इट वाज 24 जून, हाँ। और उसमें गालिबन मुझे याद है नदीम अफजल चंद साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया था कि 25 अरब रुपए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को और 5 अरब रुपए जो है वो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने कहा और आप भी एग्री करते हैं कि कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की नहीं, तो वो अभी तक नहीं हुआ ना, जून से अब तक नहीं हुआ, ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ हो जाएगा, आप आने वाले दिनों में देखेंगे काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में प्रोग्रेस है, जो ग्रीन लाइन या रेड लाइन जो भी मंसूबे हैं, रेलवे का सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कराची की पाइपलाइन में हैं और जल्दी हो जाएगी। मगर बार बार हमें कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की जो सर्कुलर डेट पे करने के लिए पैसे नहीं, तो इनको कैसे करेंगे? इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर थी, अब वो सारे मुल्क की थी, सिर्फ कराची की नहीं, वो सारे मुल्क की थी। पीएसडीपी पे काम स्लो हो रहा था, अब 900 कुछ बिलियन रुपए अब रिलीजेस शुरू हो गई हैं, तकरीबन 60% रिलीजेस हो गई हैं और अभी आप देख रहे हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को शुरू हो रहे हैं, तो इसमें कराची सर फहरिस्त होगा। लेकिन असल में वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी पैसे लगाने होते हैं ना, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का शेयर से तो उन्होंने आपको भी डेवलपमेंट बजट वापस किया है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और कराची, हैदराबाद या सक्खर जो सिटीज़ है, सिटीज़ के अंदर होना चाहिए काम, ज़रूरत है वहाँ पे कामों की। इस पे वैसे आएंगे, चूंकि डेवलपमेंट बजट बहुत सारा हर सूबे ने आपको वापस किया, सबसे कम सिंध ने किया। आगा हसन साहब, बात असल में ये है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म के साथ किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, वज़ीर आज़म के साथ हर कोई मिल लेता है तो मामलात हल हो जाते हैं, इनकी इंटेंशन क्लियर है, ये चाहते हैं कि मामलात हल हो जाए। आप पुरुमीद हैं और दूसरी तरफ जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि नहीं जी लोग नाराज़ हैं, इन हाउस चेंज की तब्दीली की बात हो रही है, और जो मर्मर्स हैं, चूँकि आप भी नेशनल असम्बली में आप भी सुनते होंगे कि लोग जो हैं इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि अब
जो है अगर मामला आगे बढ़ना है, हुकूमत को आगे चलना है, तो शायद तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए जी मैडम, हमारे लिए सबसे जो अहम नुकात अच्छे नुकात हैं, हम इस वक्त आज़ाद बेंचों पे बैठे हैं, हमने इनसे मिनिस्ट्रियाँ भी नहीं मांगी, हमने इससे ज़ाती कोई गोई मुफादात भी नहीं मांगे। हम चाह रहे कि बलूचिस्तान की जो 6 नुकात इनको एड्रेस किया जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इनको एड्रेस करते हैं, अब संजीदगी के साथ इन इश्यूज़ को यानी आगे ले जाते हैं, हमारे मसाइल हल होते हैं, हमें कोई सरोकार नहीं। लापता अफराद के बाद आपका सबसे बड़ा मुतालबा क्या है जिसके ऊपर आपको पेशरफ्ती नजर आ रही है? उसमें कि अफगान महाजिरीन की बाइज़्ज़त इनखला, ग्वादर से मुतल्लिक कानून साजी और बलूचिस्तान में डैम्स बनाए जाए जो पानी के हवाले से डैम्स हैं, और जो बलूचिस्तान का जो शेयर है वसाइल पे उस शेयर में इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट के हवाले से बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा ही पसमानदा। चंद साहब तो कह रहे हैं, अमीन साहब भी कह रहे हैं कि कराची के हवाले से आप यकीन जाने बलूचिस्तान इस वक्त जिसके जो अपना एक जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस होने के बावजूद बलूचिस्तान इंसानी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। जो डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से हमें भी कहा गया है, PSDP में हमारे भी प्रोजेक्ट्स डाले गए, लेकिन वो अब सुस्रोई के शिकार है। यकीनन मैं तो आपको डेवलपमेंट बजट ही नहीं मिलता इनसे? नहीं, पैकेज दिया हमें डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन वो PSDP में शामिल है, लेकिन सुस्रोई का शिकार है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो, लैप्स ना हो जाए कहीं। और वो ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ तक मुझे पता है कि लैप्स हो चुका है, और सूबों ने आज सुबह की बल्कि खबर है कि बहुत बड़ी रकम जो है वो वफाक को वापस की है। नाज़रीन वक्फा लेते हैं छोटा सा, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अमीनुल हक साहब, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जो इत्तेहादी उनके क्या क्या मसाइल हैं, जो सूबों से अब सरप्लस पैसा वापस आया है फेडरल गवर्नमेंट को 202 बिलियन रुपए का, जाहिर है कि वो सूबे जो है वो खर्च नहीं कर पाए। तो जिस पैकेज की आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पैकेज की, वो इससे आ सकती थी, तो इसके अंदर फिर फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर है? और दूसरी तरफ ये भी बताइए कि अगर आपकी इनके साथ नाराज़गी कम नहीं होती या जो इख्तिलाफात हैं वो कम नहीं होते, तो किस हद तक आप इनके साथ आगे चलने को तैयार हैं, चूँकि अभी इनके 4 साल बाकी हैं? देखिए मनीषा, ये तो मैं समझता हूँ कि सूबों की नालायकी है कि वो अपने अपनी डेवलपमेंट फंड को खर्च नहीं कर सके। जहाँ तक सूबे सिंध का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि थरपारकर हो, लाड़काना हो, या कराची हो, या हैदराबाद हो, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम शहर जो है मोंजडारों के मंजर पेश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, डेंगी सैकड़ों बल्कि हजारों के तादाद में। जिम्मेदारी किसकी है? क्या सूबे की है या वफाक की है? ये मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे सूबों को पैसे खर्च करने चाहिए थे, और यकीनन वफाक को उनके ऊपर ईगल आई से नजर रखनी चाहिए थी। लेकिन अब जो मसला है कि इन फंड को मैं समझता हूं कि सूबों को क्या, वफाक को क्या चाहिए? वफाक को चाहिए कि अगर NFC के जरिए जो पैसे सूबों को दिए जा रहे हैं, उस बात को मेक श्योर किया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे जिसे कहते हैं CM हाउस में एक्यूमुलेट नहीं हो, बल्कि PFC के जरिए इस बात को बाय नेम डिस्ट्रिक्ट को जारी किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूसी लेवल पे भी वो तरक्याती काम तेजी से खर्च हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इस फार्मूले को अमल दरामद किया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पैसे वापस जाएगा। ये तो बड़ा ये सूबों का मसला है, NFC और PFC। अगर नेशनल फाइनेंस अवार्ड के तहत आप, तो ये आई एम ग्लैड कि नदीम भाई भी इसको सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल है, देखिए ना, पिछले दौर में भी हमारे सारे इलाकों का पैसा लाहौर में लगा, लोकल बॉडीज के पैसे, छोटे छोटे वेस्टेज मैनेजमेंट के पैसे सारे को मेट्रो को दे दिए गए, को ऑरेंज ट्रेन को दे दिए गए, और अब सब्सिडी 5-5 जिलों का बजट एक तरफ पे और अकेले एक मेट्रो की सब्सिडी एक साइड पे। मगर BRT का भी तो बहुत ज्यादा पैसा लग गया है ना। अब वो स्टे हुआ है, मगर आज भी नैब चेयरमैन ने कहा है कि BRT को अगर BRT में गलती हुई है तो मैं तो उसको डिफेंड नहीं करूंगा। मैं यही कह रहा हूँ जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, वो खा मैं करूँ, आप करें, कोई भी करे। आपके अंदर है और आप एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के सामने मैं कहता हूँ रियलाइजेशन है, इसलिए मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर, आज भी हमारी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग थी तो कराची के इश्यूज वहाँ भी डिस्कस हुए।
कराची अर्बनाइजेशन के, कराची के जो बिजली के इशू हैं, कराची की पानी के इशू हैं, कराची की सफाई के इशू हैं, अहम फैसले हुए। बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में। मैं अब सारी चीजें कबल वक्त थोड़ा सा शेयर करें ना, क्योंकि यहाँ पे कराची कबल वक्त मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ चीजें MKM के दोस्तों के साथ और बलूचिस्तान वालों के साथ इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आप देखेंगे हमारी जो लोग मुज़ाकरात इनसे कर रहे हैं वो आगे चीज़ें अनाउंस भी हो जाएंगी। अच्छा अमीनुल हक साहब, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगी, जिस तरह के मैंने बलोच साहब से भी किया ये सवाल, कि ये जिस तरह के आप एहसन इकबाल साहब को शुरू में सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि तब्दीली आने वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शिरवानियाँ सिलवा के बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा कि अगर तब्दीली वफाक में आएगी तो उसी सेटअप के तौर पे पंजाब में भी आ जाएगी। आप क्या समझते हैं? चंद साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, इज ऑल वेल इन द नेशनल असेंबली। देखिए मनज़ा, पिछले अगर 14-15 महीने के मामला देखें तो असेंबली में बहुत ज़्यादा तनाव रहा है, लेकिन पिछले 10-12 दिन से जब लास्ट सेशन का लास्ट डे था तो एक गुडविल जेस्चर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेवलप हुआ था। और अगर जो मौजूदा सेशन भी है तो इसमें देखिए कि तमाम लोगों का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी भी हुआ है, मां सवाए राना सनाउल्लाह के। उस मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है कि यस इनके भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करना चाहिए, और MKM तो असूली मौके पर इख्तियार करती है, मुतालबा करती है कि तमाम लोगों का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। जहां तक आपने 2 बातें और पूछी हैं कि इन हाउस तब्दीली, देखें जमहूरी तरीक़ेकार तो बिल्कुल मौजूद है, आइन में भी मौजूद है कि इन हाउस तब्दीली की जा सकती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्या -1 -2 से मसले का हल है? यकीनन नहीं है। MKM पाकिस्तान जब 2015-2016 में आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने एक ऐसी पार्टी तश्कील दे दी जिसने कोई कौमी सभा असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन उनकी कौमी असेंबली की 5 सीटें बन गई थी और सभा असेंबली की 14 सीटें बन गई थी। उस वक्त PMLN भी हुकूमत में हुआ करती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में होती थी। आपका भी तो माइनस हुआ है ना? उन्होंने जमहूरी रवायत का साथ, हाँ, हमें हमारे जमहूरी रवायत का साथ नहीं दिया, ठीक है, हमारे साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन MKM पाकिस्तान ये समझती है कि जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक चीजों पे अमल किया जाए। मगर आप जमहूरी तरीक़ेकार को इन-हाउस तब्दीली को जमहूरी तरीक़ेकार समझते हैं कि नहीं समझते? क्योंकि आपकी जो वाज़े क्लियर जो राय है वो लोग आपको देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं आपसे। आपकी आफ्टर ऑल एक स्टेक है, बड़ा स्टेक है आपका नेशनल असेंबली में। नहीं, बिल्कुल ये बात शक शुबा से बालातर है कि PTI MKM ये वो PTI के सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, और मुझे फिलहाल किसी जगह पर भी कौमी असेंबली पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही है। MKM क्या कहती है? MKM कहती है कि अगर अवाम ने इस पार्लियामेंट को 5 साल के लिए मुंतखब किया है तो ये अवाम का हक बनता है कि ये तमाम लोग अपने 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करें। ठीक, आगा हसन बलोच साहब ये कह रहे हैं कि मुझे तो इन हाउस तब्दीली होते हुए नजर नहीं आ रही, इसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंसिस्ट करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इन हाउस तब्दीली हो रही है। आपकी क्या राय है? नहीं मैडम, अभी तक तो कैसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली लाएं। अगर ऐसा कोई आ जाते तो जमहूरियत के हिस्सा है, जमहूरी अपोजिशन का भी जमहूरियत का कि वो इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। आपकी पार्टी का लेकिन आपकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी? हमारी पार्टी अभी तक तो जो मरकजी कमेटी का इजलास होगा उसके बाद हम ही फैसला करेंगे। 2 दिन के बाद चंद साहब के जो क़यादत के साथ हमारी बात होगी। बैठ के फैसले तो नहीं होते कि पार्टी कहाँ खड़ी है। हमारा काम है आपसे इंफॉर्मेशन निकालना, हम अपना काम करें, हमें अपना काम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, चीजें स्मूथली चलेंगी। तो मैडम उसमें 2 दिन के बाद मीटिंग होगी तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, हम उनका रिस्पांस देखेंगे। पार्टी के मरकजी कमेटी का इजलास होगा, उस वक्त आला मारूजी हालात को देख के तो पार्टी को भी फैसला। चंद साहब आखिरी सवाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब ये कहा है कि जो मुजाहरे हुए हैं लंदन में उसके नतीजे के अंदर हमने ये फैसला किया है कि जो रवाबित आपके फिर से हुए थे और इलेक्शन कमीशन का अहम मामला है, आफ्टर ऑल देयर वेरी बिग पॉलिटिकल पार्टी इन द नेशनल असेंबली, हम आपसे अपने राब्ते अब ख़त्म कर रहे हैं। देखिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो और पाकिस्तान के कल्चर में चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। वहाँ करप्शन के केसेस हो, पॉलिटिकल लोगों पे और कन्विक्ट हो जाएं, और वहाँ के लोग और सोचते हैं, पाकिस्तान में लोग फिर भी कुछ थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि वो नहीं। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी तैनाती होनी है, फिर आपने जो वो कानून साजी करनी है। चीफ इलेक्शन कमीशन पे अगर गवर्नमेंट अपोजिशन हुकूमत के साथ कंसल्टेशन नहीं करेगी तो फिर मामला अल्टीमेटली आइन के अंदर दर्ज है, अगले मरले पे चला जाएगा।
विच इज़ सुप्रीम कोर्ट, विच इज़ पार्लियामानी कमेटी। और मैं समझता हूँ ऐसे इशूज़ अपोजिशन को भी चाहिए कि ऐसे इशूज़ जो ज़रूरी है, नंबर 1 एजेंडा इलेक्शन कमीशन, नंबर 2 नैब रिफॉर्म्स, नंबर 3 लेजिस्लेशन आम आदमी के लिए, जो जुडिशल मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेशन है, हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर जो लेजिस्लेशन है, ऐसे जरूरी इशू, आम आदमी को घर बना के देना है, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा। फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताउन अगर नहीं करेंगे तो आवाम देख रही है कि कौन अवाम के मसाइल से भाग रहा है अपने जाती एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए, तो कौमी मसाइल से कौन पीछे हट रहा है, अवाम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसला करेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बलोच साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब कराची से आपने हमें ज्वाइन किया, एहसन इकबाल साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया था। तो नाजरीन, हमारे साथ MQM थी, हमारे साथ BNPM थी। MQM के 7 हैं नेशनल असम्बली के अंदर अरकान और BNP के 4 हैं। तो उन्होंने तो आपके सामने आके ये कह दिया है कि हमें नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई भी इन हाउस तब्दीली का इम्कान है। 2 इत्तेहादी आपको ये कह रहे हैं। बहरहाल क्या साराइयाँ और अफवाहें इस्लामाबाद में गर्म है। हमारी नज़र बहुत सारी स्टोरीज पे रहेगी इसके ऊपर भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।